गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि नवंबर दिसंबर में यूपी टेट, सी टेट और यू टेट के एग्ज़ाम होने हैं। ऑल स्टेट टेट के जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो अभी नवंबर दिसंबर में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया, तो चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही कि कोई अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाता, उसे प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। और लोगों को तो लगता है कि जब हम सफल हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि कितनी जल्दी, कितनी आसानी से सफल हो गया। लेकिन जिसने रातों को जाग कर पढ़ाई की है, जिसने रातों को नींद गंवाई है, उससे पूछो कि सफलता कैसे प्राप्त की है। ठीक है, तो इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिलती। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा शुरू होगा आज? समाजीकरण की प्रक्रिया। चैप्टर का नाम क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया। समाज क्या है? समाज क्या है? आप सभी को पता है, हम सभी समाज के अंग हैं। हर एक प्राणी क्या रहता है? समाज में रहता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है इसमें कि समाजीकरण की जो समाज की डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन है, वो तो आप सभी को पता है। ठीक है, समाज में रहकर हम सारी चीज़ें सीखते हैं। हमें बाहर के वातावरण से ही, समाज में रहकर ही सब कुछ पता चलता है। धर्म, रीति रिवाज, कैसे रहना है, कैसे अपने संस्कार, सब कुछ जो भी हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? समाज से पता चलता है। जब एक बालक पैदा होता है तो वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। वो कैसे सीखता है? परिवार में रह के, दोस्तों के बीच रह के, समाज में रह के। उसे क्या पता संस्कृति कैसी होती है, उसे क्या पता कि परंपराएं कैसी होती है, कैसे त्योहार मनाने हैं, कैसे घर वालों से बात करनी है, कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, कौन हमारे चाचा है, ताऊ है, पर कैसे होती है पहचान, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, परिवार के सदस्य कौन है, हमें समाज में कैसे बात करनी है, बाहर कैसे निकलना है, सब कुछ किससे पता चलता है? समाज में रह के पता चलता है। हमें अपनी संस्कृति का, अपने उत्तरदायित्व का कैसे पता चलता है? समाज में रहकर ही पता चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार, मतलब उनके अनुसार समाजीकरण क्या है, उन्होंने समाजीकरण की परिभाषा इस तरह से दी है। जैसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? रोस हुए। रोस के अनुसार उन्होंने क्या, उनके अनुसार समाजीकरण क्या है? रोस ने कहा है कि सहयोग करने में हम की भावना का विकास, मतलब सहयोग करने में हम की भावना का विकास, कि हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं? दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं, मैं से हम की भावना की, हम सब एक है, इसकी भावना का विकास, और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास, और उनके साथ क्या करना? काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। जब हम समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो उन सभी के बीच रहना, उन सभी के बीच रहकर उन सभी के बीच रहकर क्या करना? संकल्प करना क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। तो रोस ने क्या परिभाषा दी है कि सहयोग करने में हम की भावना का विकास करना और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास करना तथा संकल्प करना क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। ये किसके अनुसार है? रोस के अनुसार है। फिर दूसरे वैज्ञानिक हुए जॉनसन। जॉनसन ने समाजीकरण को किस तरह से परिभाषित किया है? तो उनके अनुसार समाजीकरण सीखना है। कहने का अभिप्राय है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो क्या है? समाजीकरण है। समाज में रहकर हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम संस्कृति के बारे में सीखते हैं, हम परंपराओं के बारे में सीखते हैं, दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है, समूह में कैसे रहा जाता है, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे सीखते हैं? समाज में रह के सीखते हैं। तो जॉनसन ने क्या कहा है कि समाजीकरण क्या है? सीखना है। ठीक है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति समाज में रहेगा, सारी चीज़ों को सीखेगा, सारे कार्यों को सीखेगा,
सब कुछ, सारी संस्कृति, सारी परंपरा, सारी समाज में कैसे रहते हैं उसे सब कुछ पता होगा, तभी तो वह समाज में कार्य करेगा। नहीं तो जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा, जब एक बालक को आप, एक ऐसा बालक जिसे कुछ नहीं पता, दुनियादारी का कुछ नहीं पता, उसे आप समाज में छोड़ दीजिए तो वो कैसे काम करेगा? समाज में नहीं करेगा ना। जब वो समाज के बीच रहेगा तभी उसे पता चलेगा कि कार्य कैसे करने हैं। तभी इनका कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। सबसे मुख्य कारण क्या है? सीखना है। और सीखने के बाद क्या करता है? वो समाज के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब अपने खुद को इस योग्य बनाता है, खुद को व्यक्ति समाज में रहकर इस योग्य बन जाता है कि वह समाज के सामाजिक कार्य करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्या है? फीचर। फीचर के अनुसार क्या है? फीचर ने क्या कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक व्यवहार। समाज में किस तरह का व्यवहार है, हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे मित्रों का व्यवहार कैसा है, परिवार का व्यवहार कैसा है, उन सारे व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। उसके साथ क्या करता है? अनुकूलन करता है, मतलब संबंध स्थापित करता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही करना है, इन्हीं के अनुसार ढलना है। ठीक है, जिस तरह से ये समाज में रह रहे हैं उसी के अनुसार हमें ढल रहा है। एक व्यक्ति अब समाज में रहेगा तो वो जानवरों जैसा बिहेव थोड़ा ही करेगा, वो समाज में रह के बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा और अपने आप को उसी तरह का बना लेगा जिस तरह समाज के अन्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार हो गई? ये हो गई फीचर के अनुसार। तो रोस ने क्या कहा है कि रोस ने कहा है कि सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। दूसरे जॉनसन ने क्या कहा है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। और तीसरे है फीचर, उन्होंने क्या कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके अनुकूलन करता है। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने समाजीकरण की अपने अपने शब्दों में परिभाषा दी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती है। क्या होती है समाजीकरण की विशेषताएं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। अभी यहाँ पे बताया था ना, समाज में रहकर बालक क्या करता है? सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, नई कार्य सीखता है, नया व्यवहार सीखता है, नए लोगों के संपर्क में रहता है तो उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, उसे पता चलता है कि समाज में रहकर हमें किस तरह से व्यवहार करना है। तो सबसे पहले क्या है विशेषता कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। यह सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। जो हमारे सांस्कृतिक गुण होते हैं उन्हें क्या करती है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे ही गुण होंगे। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार उनके अंदर होंगे, कहीं ना कहीं हमारे गुण उनके अंदर होंगे। अगर उनके अंदर गुण अच्छे हैं, अगर वो अच्छे समाज में रहे, उनकी अच्छी प्रवृत्ति है, तो उनके बच्चों के अंदर भी उसी तरह के अच्छे गुण होंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति गलत समाज में रहता है, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो भावनाएं होंगी वो गलत भावनाएं होंगी और फिर जो उसके बच्चे होंगे उनकी भी वही सोच होगी। वो क्या करेंगे? जब वो सोचेंगे कि हमारे पिता या दादा हमारे जो भी है वो बिल्कुल सही है, जिस सोच पर वो चल रहे हैं, जो उनके सोच विचार है वही हमारे होने चाहिए। तो जिस तरह के समाज में व्यक्ति रहता है उसी तरह से अपने आप को ढाल लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए, बुरे समाज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस संगत में रहोगे उसी के तरह के बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो समाजीकरण है वो क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है, सीखता रहता है व्यक्ति वहाँ पे। और सांस्कृतिक गुण क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जब हम समाज में रहेंगे तो व्यक्ति की आत्मा को क्या करती है? विकसित करती है, उसका विकास होता है। अब हम अनेक तरह के लोगों से मिलेंगे, अनेक तरह के धर्म देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, त्योहार देखेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी आत्मा होगी उसका विकास होगा और उसका क्या करते हैं? उसके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का विकास होगा। उसके अंदर से क्या हो जाएगी? जातिवाद की भावना खत्म हो जाएगी, छुआछूत की भावना खत्म हो जाएगी। तो वो जब समाज के बीच में रहेगा और देखेगा कि समाज में कितने अच्छे तरह से लोग रह रहे हैं, तो उसके अंदर से उसके व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा? अच्छा होगा। उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? अच्छी होगी। उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, अच्छा विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है।
जैविकीय प्राणी कैसा होता है? जैविकीय प्राणी वो होता है जिससे कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में। जब एक बालक पैदा होता है वो समझ लो एक जैविकीय प्राणी के समान ही होता है, ठीक है। जब वो समाज दुनिया में आता है उसे कुछ नहीं पता, वो अबोध होता है, उसे ना अपने परिवार का पता है कि ये मेरी माँ है, ना उसे पता ये मेरे पिता है, ना उसे घर का पता कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, उसे कुछ नहीं पता होता। उसे सारी चीज़ों का ज्ञान कैसे होता है? सबसे पहले पाठशाला कौन है? उसका परिवार है। सबसे पहले उसे कौन बताता है कि वो अपनी माँ बाप, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी सबके बारे में उसे कहाँ रह के पता चलता है? परिवार के बीच में रह के पता चलता है। फिर वो समाज में जाता है, समाज में जाके उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है, ज्ञान जो उसे मिलता है वो किससे मिलता है? समाज से मिलता है। वो एक जैविकीय प्राणी होता है जब वो जन्म लेता है, और वो कैसा प्राणी बन जाता है? समाज के बीच में रहकर सामाजिक प्राणी बन जाता है, सामाजिक क्रियाएं करने लगता है, लोगों के बीच में रहकर उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं खुली हुई है जहाँ पे क्या सिखाया जाता है। कुछ आपने देखे होंगे जो थोड़े मंद बुद्धि के टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हें समाज के बारे में, परिवार के बारे में उन्हें क्या होता है? थोड़ा कम ज्ञान होता है, वो उससे जुड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया गया है? बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। संस्थानों के लिए हम स्कूल भी कर सकते हैं। स्कूल क्या है कि बच्चा वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ सीखता है। सभी बच्चे जब संस्थान में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ से उसका क्या होगा? विकास होगा, वहीं से वो सारी चीज़ों को सीखेगा। बहुत सारी एजेंसियाँ ऐसी है जो आपको हर किसी न किसी चीज़ के लिए तैयार करती है, आपको हर तरह का ज्ञान प्रदान करती है। आप मान लीजिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो संस्थान, वो जो एजेंसियाँ वो जो खुली हुई है, वो आपको उसके लिए क्या करती है? प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, ठीक है। तो क्या है लास्ट हमारी हेडिंग कि समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों तथा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। व्यक्ति के बालक क्या करता है कि एक को देख के उसकी सोचेगा ये बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी नकल करेगा, ठीक है। फिर उसे करने की कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा कि मैं इससे और बेस्ट करके दिखाऊं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि समूह में रह के उसका क्या होगा? विकास बहुत तेजी से होगा, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी समाजीकरण की विशेषताएं हो गई। इसके बाद देखेंगे हम समाजीकरण के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं समाजीकरण के? 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीय यानी गौण समाजीकरण। जो प्राथमिक समाजीकरण है उसके अंतर्गत क्या आता है? उसके अंतर्गत हमारे परिवार के लोग और हमारे मित्र आते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले बालक का विकास कहाँ से होना शुरू होता है? उसके परिवार से होना शुरू होता है। सबसे पहले वो कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से और अपने दोस्तों से, यानी अपने मित्रों से। तो जो प्राथमिक समाजीकरण है उसके अंतर्गत कौन आते हैं? उसके अंतर्गत आते हैं परिवार और क्या? मित्र, ठीक है। यह क्या होता है? बालकों में भविष्य में होने वाला समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है, ठीक है। जो बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। बालक क्या करता है? समाज के माध्यम से ही सीखता है ना ज्ञान, ठीक है। और शिक्षा, संस्कृति, मूल्य, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है? कहाँ से सीखता है? वो अपने संस्थान से और समाज में रहकर ही सीखता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में सबसे पहले क्या है? परिवार और मित्रों की भूमिका होती है। सबसे पहले प्राथमिक जो समाजीकरण है उसमें उसके अंतर्गत कौन आते हैं? परिवार और मित्र आते हैं। अब आ जाते हैं द्वितीय गौण समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत कौन आता है? विद्यालय। परिवार से कहाँ पे जाता है बच्चा? विद्यालय में जाता है, समाज में जाता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, आस पड़ोस के वातावरण में जाता है। तो द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? विद्यालय, आस पड़ोस और आस पड़ोस का वातावरण और अपना समूह, ठीक है। जो मित्रों का जो समूह होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत, यानी जो बालकों के व्यवहारिक रूप में सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन कौन से है? विद्यालय है, समाज है और खेल के मैदान है और उसके आसपास के पड़ोसी, यानी जो उसके परिवार में, मोहल्ले में पड़ोसी रहते हैं, जो उनसे भी बालक कुछ ना कुछ सीखता है। तो द्वितीय के समाजीकरण के अंतर्गत कौन आएंगे? पड़ोसी, विद्यालय और खेल का मैदान। वहाँ पे भी तो जाके सीखते हैं ना बालक, खेल के मैदान में अपने दोस्तों के बीच में। और प्राथमिक में कौन आ जाएंगे? परिवार और मित्र आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम समाजीकरण की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो समाजीकरण की 4 अवस्थाएं होती है। शैशव काल में समाजीकरण, उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण और किशोरावस्था में समाजीकरण। आप इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शैशव काल में समाजीकरण देखेंगे कि जो शैशव काल है, शैशवावस्था है, उसमें समाजीकरण कैसे होता है बालक का। तो सबसे पहले देखेंगे शैशव काल में आक्रामकता। आक्रामकता क्या होती है कि बच्चे के अंदर आक्रामकता कैसे आती है, बालक में कैसे आती है आक्रामकता। जब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है मान लीजिए, और वो अगर उस मतलब परिवार में और बाहर के लोग आ रखे या मेहमान आ रखे या और मतलब पड़ोसी वड़ोसी कोई भी बैठा हुआ है और आप बच्चे को डांट दीजिए और उन्हीं के सामने डांट दीजिए, तो बच्चा क्या महसूस करेगा कि मेरा तिरस्कार हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई इनके सामने। तो उसके बीच मन में क्या आ जाएगी, उसके मन में आक्रामकता आ जाएगी अपने माता पिता के प्रति कि ये मेरा क्या करते हैं, अपमान करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है, शैशव काल में समाजीकरण का क्या अभिप्राय है कि शैशव काल में बच्चे के मन में आक्रामकता आती है। क्यों आती है, जब उसका या तो तिरस्कार किया जाता है किसी के सामने या उसे नीचा दिखाया जाता है, तब क्या होता है, या उसे डांटा जाता है तो उसके मन में क्या आ जाती है, आक्रामकता आ जाती है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और आक्रामकता में क्या होता है, मतलब ईर्ष्या करना यानी आपस में एक दूसरे से जलना। जैसे देखा होगा आपने, घर में दो बहन भाई होते हैं, दो भाई होते हैं, दो बहनें होती है, जो भी होते हैं परिवार में, तो उसमें क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे से जलना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं कि ये इस चीज़ इसके लिए क्यों लाके दे दी, ये इसके लिए क्यों लाके दी, मुझे भी चाहिए। चाहे आप उनका कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी भला कर लो, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या होगी, ईर्ष्या की भावना हो जाएगी और गलत संगति में पड़ जाते हैं। इस जो गलत संगति में, मतलब मान लीजिए उनके दोस्त है वो गलत कार्य कर रहे हैं, उनकी संगति अच्छी नहीं है, वो उन्हें सही शिक्षा नहीं दे रहे, तो क्या होता है, बच्चा उस संगति में पढ़कर भी क्या हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। उसके अंदर क्या आ जाती है, आक्रामकता आ जाती है। दूसरा क्या है, झगड़ा करना तथा चिढ़ाना। क्या करते हैं इस अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना। अगर किसी की एक चीज़ ला दी एक बच्चे की, तो दूसरे वाला बच्चा उसे क्या चिढ़ाएगा कि मेरे पास तो ये है, मुझे तो ये मिल गई, तुझे नहीं मिली, तो एक दूसरे को चिढ़ाएंगे और फिर ये क्या बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है। उस आदत को फिर वो धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शैशव काल में क्या होती है, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। तीसरा क्या है, नकारात्मक व्यवहार, यानी निगेटिव बिहेव। जो उनका व्यवहार होता है वो नकारात्मक होता है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। नकारात्मक व्यवहार से क्या तात्पर्य है कि माता पिता व अन्य लोगों के निर्देशों के विपरीत कार्य करना। मान लीजिए आपने बच्चे को काम के लिए बोला कि आप इसे मत करना, मान लीजिए होमवर्क ही है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आप होमवर्क कर रहे हैं, या गलत मत करना, या 1 से जो 100 तक आप काउंटिंग करोगे वो 50 तक करना। अब वो क्या करेगा, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो 100 तक ही करेगा, ठीक है। मतलब इसमें नकारात्मक व्यवहार से अभिप्राय यही है कि आप जो भी बोलोगे उसे वो नहीं करेगा, ठीक है, बात नहीं मानेगा आपकी। आप कुछ भी बोलो हमेशा क्या करेगा, उसका उल्टा ही करेगा, ठीक है। और क्या करेगा कि आनाकानी करेगा, किसी भी कार्य को करने में क्या करेगा, आनाकानी करेगा। अगर आप उसे बोलोगे 100 बहाने बना देगा आपको। अगर आप उसे किसी काम को करने के लिए बोलोगे तो 100 बहाने बना देगा और क्या दिखाएगा आपको कि जैसे मैं ज़्यादा समझदार हूँ और आप पागल हो, ठीक है। मतलब अपने माँ बाप को क्या दिखाता है बच्चा इसमें कि मुझे पता है आपको नहीं पता, आप तो गलत बोल रहे हो, ठीक है। चाहे वो गलत हो लेकिन क्या करेगा, आनाकानी करेगा और आपको बोलेगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और आपकी बात नहीं मानेगा। नेक्स्ट क्या है, सहानुभूति एवं सहयोग। इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे के अंदर सहानुभूति होती है और दूसरों का सहयोग करने की भावना भी होती है। आपने देखा होगा, मतलब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के जो धनी या अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चों के अंदर क्या होती है, उनके बच्चों के अंदर उदारता, सहानुभूति या सहयोग की भावना कम होती है उन बच्चों के मुकाबले जो मीडियम परिवार से होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि जो मीडियम परिवार के बच्चे होते हैं उनमें उदारता और सहानुभूति और सहयोग की भावना ज़्यादा होती है, और जो थोड़ा उच्च परिवार के बच्चे हैं, धनी वर्ग है, उनके बच्चों के अंदर क्या होगी, सहानुभूति और सहयोग की भावना कम होगी। नेक्स्ट क्या है,
प्रशंसा एवं अनुमोदन, प्रशंसा एवं अनुमोदन यानी स्वीकृति। ये क्या चल रहा है हमारा, शैशव काल में समाजीकरण चल रहा है, ठीक है। तो प्रशंसा मतलब बालक क्या चाहता है इस अवस्था में कि उसकी प्रशंसा हो, वो कोई ऐसा कार्य करे कि उसकी प्रशंसा करे और उसे हर चीज़ के लिए स्वीकृति दी जाए, उसे अनुमोदन दिया जाए कि तुम ये कर सकते हो, तुम आज़ाद हो, तुम कर सकते हो। इस अवस्था में बच्चा चाहता है कि मैं जो भी काम करूँ उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से मेरी बहुत बड़ाई की जाए और मुझे उसका किसी भी कार्य के लिए जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे स्वीकृति दी जाए। नेक्स्ट क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा से अभिप्राय क्या है कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में क्या होता है, शैशव काल में समाजीकरण के दौरान क्या होता है कि बच्चा नया नया सीखने की कोशिश करता है। उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। अपने ग्रुप में रह के, अपने दोस्तों के बीच रह के, विद्यालय में रह के क्या करता है, उसके अंदर किस तरह की भावना आती है, जिज्ञासा की भावना, यानी कुछ नया सीखने की भावना, इच्छा होती है। नेक्स्ट क्या आता है, आत्मकेंद्रिता में कमी। आत्मकेंद्रिता में कमी यानी सेल्फ जो उसकी होती है, उसमें सेल्फ मतलब जो खुद पर निर्भर रहने के लिए सोचता है, वो सोचता है ना, तो उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि स्वार्थी होने पर लोगों की प्रशंसा नहीं होगी। उनके अंदर क्या होता है कि अगर हम स्वार्थी हो गए तो लोग हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो उनकी आत्मकेंद्रिता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और क्या, जैसे उदारता का संबंध मूलतः पारिवारिक परिवेश से है। बच्चे क्या सोचते हैं कि आपने देखा होगा कुछ वैज्ञानिकों क्या मानना है कि जो बच्चे संयुक्त परिवार के, मतलब जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं, उनमें सिंगल फैमिली के बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, उदारता, यानी उदारता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जो जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं, जो जिनका परिवार संयुक्त होता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उदारता अधिक पाई जाती है, और जो सिंगल फैमिली में रहते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, उदारता कम पाई जाती है। किसके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे शैशव काल में समाजीकरण के पॉइंट हो गए। कौन कौन से, आक्रामकता, झगड़ा करना, मैंने आपको एक एक बता ही दिया, झगड़ा करना तथा चिढ़ाना, नकारात्मक व्यवहार करना, ईर्ष्या करना, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना, प्रशंसा एवं अनुमोदन, जिज्ञासा और आत्मकेंद्रिता में कमी। आप इसे क्या करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम दूसरी कौन सी है समाजीकरण की अवस्थाएं। ये कौन सी अवस्था थी, शैशव काल में। दूसरी आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण। अब उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो विशेषताएं है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण। ये देखिए, तो सबसे पहले है स्वीकृति एवं अनुमोदन। बालक क्या चाहता है इस अवस्था में कि उसे हर चीज़ के लिए स्वीकृति दी जाए। अगर उसे आप मना करोगे, स्वीकृति नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा, चिढ़ना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो क्या सोचना शुरू कर देगा कि मेरा परिवार मेरे खिलाफ है, मेरे किसी हर काम में बाधा डाल रहा है। उसके मन में क्या होगा कि वो ये सोचेगा बच्चा कि जो परिवार है वो क्या कर रहा है, मेरे किसी भी कार्य में खुश नहीं है, ठीक है। और जो 10वें वर्ष में जो भावना होती है ना, ये वो तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, परंतु उसके बाद क्या होता है, ह्रास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या बच्चा क्या सोचता है कि मुझे हर कार्य के लिए क्या मिले, स्वीकृति मिले, कोई भी जो मैं काम बोलूँ या करूँ उसे कोई मुझे मना ना करे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, संसूचनशीलता। संसूचनशीलता क्या होती है, संसूचनशीलता क्या होती है कि बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझाव को लेकर स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मान लीजिए क्या होता है कि जो लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उनके लिए क्या करेगा वो, उसके अंदर क्या होगी, स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और वे अत्यंत क्या हो जाएंगे, संसूचनशील हो जाएंगे। संसूचनशील से क्या है कि किसी, मान लीजिए किसी नेता के प्रति और भी उसकी क्या बढ़ जाए कि वो, मान लीजिए कोई बच्चा है वो नेता बनना चाहता है, तो वो क्या करेगी, उसके मन में क्या बढ़ जाएगी, उसके लिए और ज़्यादा जानने की इच्छा बढ़ जाएगी, ठीक है। परंतु कभी कभी वे संसूचन से मतलब होता है सुझाव से, ठीक है, क्या होता है, सुझाव।
मान लीजिए उन बच्चों को क्या लगता है, आप उन्हें क्या सुझाव दे रहे हैं, तो वो इस मतलब वो आप सुझाव दें उन्हें कि तुम्हें क्या बनना है, नेता बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उन सारी चीज़ों को जानने की रुचि बढ़ जाएगी। संसूचन का मतलब होता है सुझाव देना। तो बच्चे के अंदर इस अवस्था में क्या होगा कि किसी भी जो उसने सोच लिया कि मुझे ये बनना है, तो उसी कार्य को करने के लिए उसके क्या होगा, उसकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या है, फटाफट से मेरे साथ साथ ही इसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। प्रतिस्पर्धा क्या है कि जो प्रतिस्पर्धा का मतलब, प्रतिस्पर्धा को क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी भावना क्या होती है, बच्चों में बढ़ जाती है। उनका जैसे अपने ही मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। और आपने देखा होगा ना कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी लिख सकते हैं इसे, या यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो। प्रतियोगिता, बालक इस अवस्था में क्या करता है, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यालय में या कहीं भी उसके अंदर क्या होगा कि मैं किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लूँ, किसी प्रतिस्पर्धा में जाऊँ और वहाँ पे क्या हो, मुझे बहुत अच्छे से मैं जीत के आऊँ या मुझे सब जानने लगे, मेरा एक अच्छे लेवल तक मैं अपनी पहचान बना सकूं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है कि बच्चा क्या करता है, अपने विद्यालय में या अपने समूह के बीच ग्रुप में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें उसके अंदर रुचि हो जाती है, रुचि आ जाती है कि मुझे किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। और उसकी जो सक्रियता है, इससे क्या होगी, वो स्वतंत्रता की भावना में वृद्धि होती है। उसकी इससे क्या होगा, उससे सक्रियता तथा उसकी जो स्वतंत्रता की भावना होगी उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। किसकी वजह से, जब वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सहानुभूति। सहानुभूति दूसरों के लिए, सहानुभूति की जो भावना होती है वो भी इसी अवस्था में होती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनके बच्चों के अंदर जो सहानुभूति की भावना होती है वो कम होती है, और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, मतलब मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चों के अंदर सहानुभूति की या सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छे खिलाड़ी की भावना। अच्छे खिलाड़ी की भावना से अभिप्राय है कि बच्चा क्या करना चाहता है, हर फील्ड में, जो जिस फील्ड में भी वो काम करना चाहता है उसके अंदर ये भावना होती है कि मैं अच्छा करूं। अच्छे खिलाड़ी की भावना से ये अभिप्राय है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं मैं सबसे बेस्ट बनने की कोशिश करूं। किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है। समाजीकरण के दौरान है ये सारी चीज़ें। उसके बाद भेदभाव, भेदभाव की भावना भी आ जाती है बच्चे के अंदर। भेदभाव की भावना कैसे आती है, उसे लगता है कि ये मुझसे अच्छा कर रहा है तो वो उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने आप को बेस्ट बताने के लिए वो उसमें 100 कमी निकालनी शुरू कर देता है बालक। तो उसके अंदर क्या आ जाती है, भेदभाव की भावना आ जाती है। वो आपस में क्या करना शुरू कर देता है, कंपेयर करना शुरू कर देता है कि कुछ भी हो जाए ये गलत है और मैं सही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, यौन विरोधावाद, ठीक है। यौन विरोधावाद से क्या अभिप्राय है कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में यौन विरोधावाद की भावना देखने को मिलती है। कैसे मिलती है, वे एक दूसरे की क्रियाओं, व्यवहारों, शैलियों और खेलों को नापसंद करने लगते हैं, ठीक है। आप फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बालक और बालिकाओं का समूह अलग अलग होकर क्या करता है, एकजुट होकर कार्य करने लगता है। अलग अलग एकजुट होकर, यानी बालकों का ग्रुप अलग और बालिकाओं का ग्रुप अलग। एक दूसरे के प्रति क्या होती है, ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाती है। और जो यौन विरोधावाद की भावना है वो बालकों में अधिक देखने को मिलती है। वे बालिकाओं को अपने से हीन और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा ना, लड़कों के अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा होती है कि लड़कियाँ इस काम को नहीं कर सकती, और वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये भावना रहती है कि जो लड़के होते हैं वो ही बेस्ट कर सकते हैं, लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में उनके अंदर ये सारी चीज़ें होने लगती है। और वो ग्रुप जो बनाते हैं ना, वो स्कूलों में आपने देखा होगा, विद्यालयों में देखा होगा, जो ग्रुप बनाएंगे वो लड़कों का ग्रुप बनाएंगे, लड़कियां होगी वो लड़कियों का ग्रुप बनाएगी। और उनके अंदर क्या भावना रहेगी, लड़कों के कि लड़कियां हमसे जीत नहीं सकती, या हम लड़कियों से श्रेष्ठ है, हम जो कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। इसके बाद क्या है, दायित्व की भावना। यानी दायित्व की भावना में क्या होता है कि बालकों में दायित्व की भावना बढ़ जाती है, ठीक है। और उसमें क्या आ जाता है, अहम भाव या आत्मकेंद्रिता की भावना घटने लगती है। जब दायित्व की भावना आएगी तो क्या होगा,
अहम की भावना क्या हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सामाजिक समायोजन, प्रशंसा तथा कर्तव्यों के प्रति उसमें क्या होगा, जागरूकता बढ़ जाएगी। समाजीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए इसे क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद क्या आता है, सामाजिक परिपक्वता आती है। समाज में रहने के बाद जब बालक परिपक्व हो जाता है, सारी चीज़ों को सीख जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाती है, सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। लास्ट क्या है, नेतृत्व। नेतृत्व क्या है कि नेतृत्व का व्यवहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार है। क्यों? जो बच्चे अधिक शक्तिशाली होते हैं, आपने देखा होगा ना क्लास में, मतलब उनके अंदर नेतृत्व की भावना आ जाती है। कैसे? आपने देखा होगा क्लास में या तो सबसे सुंदर लड़का हो या लड़की हो, या सबसे तगड़ा हो, मजबूत हो, तो वो क्या करेगा, वो एक ग्रुप बना लेता है ना, देखा होगा ना, या